हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। आइए हम अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो पिछली वीडियोस में 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया था। जहाँ तक है हमने जो सभी टॉपिक या कोई क्वेश्चंस या एमसीक्यू करने थे वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए थे। हमने अपना 5th चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था। 5th चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम अपने 5th चैप्टर के बारे में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो नोट्स हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेपर में जो हर बार टॉपिक पूछे जाते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हुए कि जो चैप्टर 5 है हमारा, जैसे कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार के स्वरूप, यह चैप्टर के अधिकतर जो मैंने पिछली वीडियो में एक छोटी सी वीडियो डाली थी इंट्रोडक्शन की, अगर वो किसी ने ना देखी हो तो वो इस वीडियो में अगर वो ये वीडियो देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगी कि चैप्टर का नाम क्या है और इसका मतलब क्या है। इसलिए मैं इस वीडियो में भी समझा देती हूँ कि इस चैप्टर्स का मतलब क्या है। सामाजिक विषमता और बहिष्कार के स्वरूप। सामाजिक विषमता ही क्या होता है और बहिष्कार क्या है। सामाजिक विषमता यानी कि किसी भी चीज़ को समाज में कोई रह रहा है और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, उसके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा, भेदभाव किया जा रहा है। तो यही होता है कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई संसाधन है और व्यक्ति को समान रूप से उसका वितरण नहीं किया जा रहा है तो वो क्या है, सामाजिक विषमता। और बहिष्कार क्या है। बहिष्कार में क्या हो गया कि समाज से उसको हटाना, चाहे वो ऊंच जाति से हो, नीच जाति से हो, ये मायने नहीं रखता। हमारे लिए सभी समान हैं। तो उसको समाज में एक साथ रखना, एक साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। लेकिन बहिष्कार में क्या कि इसमें समाज में उनको हटाना, उनके साथ अच्छा व्यवहार ना करना, समाज से बाहर निकालना। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। अब ये इस टॉपिक का मतलब, तो ये जो चैप्टर का मतलब है ये तो मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड जौन सी भी है वो मैं बताऊंगी आगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हमारा है सामाजिक असमता और विषमता। ठीक है। सामाजिक असमता और विषमता भी हमने ऊपर ही टॉपिक के बारे में पढ़ा है कि ये क्या होता है। अब इसके अंदर जो भी डिटेल में है वो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, आई मीन 3 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। जैसे कि सामाजिक असमानता से ही आपको समझ में आ रहा है कि समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं, कोई भी रहता है, उसके साथ समान व्यवहार नहीं करना। असमानता है हर चीज़ में। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, जैसे कि हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं अपना, सामाजिक संसाधनों तथा असमान पहुंच की पद्धति को ही सामाजिक विषमता कहा जाता है। ऊपर जो टॉपिक लिखा है चैप्टर का नाम, शुरू में मैंने यही बताया था कि किसी भी चीज़ का समान वितरण ना करना, आई मीन किसी भी संसाधन का। संसाधन क्या होता है कि जैसे कि हम चीज़ कुछ भी हो, खाने पीने से रिलेटेड वो कोई भी संसाधन की चीज़ हो, उसमें हर चीज़ में असमान, यानी कि समान नहीं असमान, उसको ही सामाजिक विषमता कहा जाता है। सामाजिक विषमता प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं बल्कि उस सम्मान द्वारा उत्पन्न होती है जिसमें हम रहते हैं। अब ये लिखा है कि प्रकृति है, प्रकृति से नहीं। प्रकृति से क्यों भिन्नता होगी, प्रकृति से नहीं बल्कि अगर समाज में लोग रह रहे हैं, ठीक है, समाज में जो लोग रहते हैं, अगर जो लोग रहते हैं वही समान व्यवहार नहीं करते, असमान व्यवहार करते हैं, तो समाज के द्वारा जो भी उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है, जो समाज में लोग रहते हैं उसके वजह से होती है। प्रकृति भिन्नता की वजह से नहीं होती, ये समाज के लोगों के द्वारा ही यह सब उत्पन्न होता है। असमान व्यवहार, असमान सोच, सब। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारे देश में, भारत में, हमारा जो देश है और भारत, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के कई स्वरूप देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि जाति पर आधारित भेदभाव, आदिवासियों तथा सुविधाओं को ना पहुँचाना, पिछड़े वर्ग से भेदभाव, स्त्रियां तथा निम्न वर्गों की निर्योग्यताओं तथा अंत में सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। देखो सेकंड पॉइंट में क्या है कि सही बात है बिल्कुल कि जो देश है, भारत देश है, इसमें सामाजिक विषमता अलग अलग तरीके से, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से देखने को मिल जाएगी। जाति के आधार पर देखने को मिल जाएगी भेदभाव, आदिवासी जो लोग हैं उनको सुविधा ना पहुंचाना, ये सब मिल जाएगी। पिछड़े वर्ग से जो लोग आ रहे हैं यानी कि SC ST OBC जो भी वर्ग हैं उन पर भेदभाव,
खासकर ये पॉइंट तो ज़रूर है, स्त्रियों के साथ ठीक से व्यवहार ना करना, निम्न वर्गों की निर्योग्यता, जो निम्न जाति के लोग हैं उनके साथ अच्छा निर्योग्यता यानी कि ठीक से व्यवहार ना करना, उनसे ठीक से ना बोलना, अंत में जो सक्षम व्यक्ति होती है ना उसका संघर्ष, उसका जो स्ट्रगल होता है, ये सब भी सामाजिक विषमता बहिष्कार के स्वरूप में देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एक समान नहीं होती। सही बात है कि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और सबकी एक जैसी परिस्थिति नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग परिस्थिति होती है। समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता, शक्ति जैसी सुविधाएं अधिकता होती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास इनका अभाव रहता है। तो कुछ लोगों की स्थिति बीच की होती है। I mean जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है वो अच्छी खासी धन संपत्ति सारी सुविधाएं जो उपलब्ध होती हैं, ठीक है। लेकिन जो गरीब लोगों से के सत्ता से आता है वो उनके पास इन सब चीज़ों का अभाव होता है, यानी कि खाना पीना ये सब। और जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है वो मतलब बीच की होती है, थोड़ी हाई भी नहीं और थोड़ी लो भी नहीं, बीच की होती है। तो इसमें ये सब भी बताया गया है कि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और हर तरह के लोगों की अलग अलग स्थिति परिस्थिति होती है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ते हैं सामाजिक स्थिरीकरण। क्या है सामाजिक स्थिरीकरण, क्या होता है? सामाजिक तो आपको पता ही चल गया कि जो समाज में जो लोग रह रहे हैं। स्थिरीकरण क्या होता है? स्थिरीकरण वो होता है जैसे कि लोग समाज में रह रहे हैं, लोगों की वस्तुओं को अलग अलग समूह में बांट दिया जाना, परतों में बांट देना। एक जैसे कि हम डेटा एकत्र करते हैं, डेटा एकत्र करने के बाद हम उसको अलग अलग जो भी हमें डेटा मिलता है उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग समूह में या परतों में बांट देते हैं, उसको स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। वह व्यवस्था जो एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह या उच्च या निम्न, जैसे अभी मैंने बताया समूह, अलग अलग समूह में बांट देते हैं कोई भी चीज़ हो। अब इसमें ये बता रहा है कि समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह उच्च हो या निम्न हो, छोटा हो या बड़े के आधार पर भिन्न स्तरों पर बांटा जाना ही सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। कुछ भी हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो उच्च जाति हो या निम्न जाति हो, उसको अलग अलग स्तरों पर या अलग अलग समूह में बांटा जाना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सामाजिक स्थिरीकरण में अलग अलग वर्गों की असमान स्थिति होती है, किसी की सबसे ऊंची तो किसी की उससे कम, किसी की बहुत ही निम्न। मतलब कि इसमें बताया कि जैसे अलग अलग समूह में बांट दिया लोगों को या फिर कोई भी हो, तो सबकी जो स्थिति होती है परिस्थिति होती है एक समान नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, चाहे वो ऊंची या तो सबसे हाई हो या फिर लो हो या फिर मिडल हो। ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों की एक पीढ़ी से अलग पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में मजबूती से जुड़ा होता है। सामाजिक स्थिरीकरण में क्या होता है, जैसे कि एक जॉइंट फैमिली होती है और जॉइंट फैमिली जो होती है वो पीढ़ी दर से पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, ऐसी यही है सामाजिक स्थिरीकरण में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बनी रहती है। जैसे कि इसका उत्तराधिकारी वो बनेगा, इसका उत्तराधिकारी का वो बनेगा, ये वही है। समाजीकरण स्थिरीकरण को विश्वास और विचार द्वारा समर्थन मिलता है। मतलब कि जो भी सामाजिक स्थिरीकरण में है, यानी कि इसमें जैसे कि बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसका उत्तराधिकारी जो एक से दूसरा बनता रहता है तो वो मजबूती से जुड़ा होता है। एक तो इसमें ये भी होता है और इसमें विश्वास और विचार द्वारा समर्थन मिलता है, यानी कि अगर विश्वास है और उसकी जो विचार हैं उसके द्वारा उसको समर्थन मिलता रहता है, तभी तो वो आगे तक मजबूत बनी रहेगी। ये तो था हमारा सामाजिक स्तरीकरण के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार में क्या है कि पहला पॉइंट है कि सामाजिक बहिष्कार में हमने ऊपर ही पढ़ा था कि समाज से बहिष्कार कर देना, यानी कि हटा देना, उसको समाज से बाहर निकालना। सामाजिक बहिष्कार वह ढंग है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति अथवा समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, यानी अलग रखा जाता है। समझ में आया? जैसे कि अभी मैंने ऊपर ही बताया कि सामाजिक बहिष्कार क्या होता है कि
उसको समाज से हटाना या निकालना या बाहर करना, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसमें खुद ही बोला है कि सामाजिक बहिष्कार वह होता है जिसमें समाज में एक व्यक्ति या अथवा समूह समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने नहीं दिया जाता, उनको रोका जाता है, उसको सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि बहिष्कार उन सभी कारकों की तरफ ध्यान दिलाता है जिसमें उस व्यक्ति या समूह को उन मौक़ों से वंचित किया जाता है जो जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। यानी कि कोई भी अवसर दिए जा रहे हैं, कोई भी मौका दिया जा रहा है, जैसे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली है हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो उसको भी वहाँ से रोका जाता है उस चीज़ को करने से। व्यक्ति को क्रियाशील तथा भरपूर जीवन जीने के लिए मूलभूत ज़रूरतें जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान के साथ ज़रूरी चीज़ें, सेवा जैसे कि बैंक, यातायात के साधन, शिक्षा इत्यादि की भी आवश्यकता होती है। अब जैसे कि इसमें लिखा है कि समाज से बहिष्कार किया जाएगा, उनको हर चीज़ से रोका जा रहा है, लेकिन अगर वह समाज में रह रहा है तो समाज में रहने के लिए उसे खाना पीना, मकान, कपड़ा और यातायात के लिए साधन और पैसे की ज़रूरत होती है, सारी सुविधाएं की ज़रूरत उनको होती है। तो इत्यादि की आवश्यकता भी की जाती है प्रदान। भरपूर जीवन जीने के लिए मूलभूत ज़रूरत की ज़रूरत होती है उनको, ये सब जैसे कि बैंक, शिक्षा इत्यादि की भी आवश्यकता होती है। लेकिन उनको जब समाज से बहिष्कार किया जाता है, उनको बाहर निकाला जाता है, तो उनको ये सेवा प्राप्त नहीं की जा सकती, नहीं दिलाई जाती। सामाजिक भेदभाव अचानक नहीं बल्कि व्यवस्थित ढंग से है समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का नतीजा है। क्या बोलते हैं कि अगर समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उसके अचानक से नहीं, अपनी व्यवस्थित ढंग से, मतलब कि खुद से, मतलब अगर अपने आप ढंग से रहेंगे तो समाज की जो संरचना व्यवस्था है वो उसका खुद का ही, मतलब इसमें खुद को दोष दिया जा रहा है, क्योंकि समाज में जो लोग रह रहे हैं वो ढंग से नहीं रहेंगे तो वो अपनी व्यवस्थित जो व्यक्ति वो अपने व्यवस्थित ढंग से किस तरीके से रहेंगे, अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, ये सब है। जैसे सामाजिक बहिष्कार के बारे में आपको सब कुछ जैसे कि समझ में आ रहा है कि उसके अंदर हम पॉइंट वाइज बना के कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स समझ में भी आ रहे हैं ना, ये समझ में आ जाएगा वैसे कि मैंने बताया है। अगर ये नोट समझ में आ गए तुम्हें, तो तुम अगर पेपर में ये टॉपिक भी आ गया ना सामाजिक बहिष्कार क्या होता है, तो उसको बना के आप खुद लिख दोगे 4-5 लाइन में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था। जो जाति है वो भेदभावपूर्ण व्यवस्था कैसे है, ये पढ़ते हैं हम आगे। जाति व्यवस्था जन्म से निर्धारित होती है, ना कि मनुष्य की स्थिति से। जाति व्यवस्था व्यक्तियों का व्यवसाय निर्धारित करती है और इससे सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे के समान ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो हमारी जाति है, जाति व्यवस्था, सबकी जाति होती है, ठीक है, और सबकी अलग अलग जातियाँ होती है और वो हमें मनुष्य को जो जन्म से ही निर्धारित होती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति की जो व्यवसाय निर्धारित करती है और इसमें सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे के समान देखने को मिलती है। इसमें जो मतलब कि आर्थिक स्थिति है और जो व्यवसाय से रोजगार से संबंधित है उन सब की जो स्थिति है वो एक जैसी देखने को मिलती है। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत होता है। ठीक है, छुआछूत होता है इसका मतलब, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज की कुछ निम्न जातियों को अछूत अथवा अस्पृश्य समझा जाता है। कुछ जाति हैं ये समाज के द्वारा ही ये सब माना गया है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि निम्न जाति है तो इसको छूने नहीं देंगे, इसको छुआएंगे नहीं, अछूत समझा जाएगा। ठीक है, तो यही होता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें अपवित्र, गंदा और अशुद्ध माना जाता है। ऐसे लोगों को कुओं, मंदिर और सार्वजनिक स्थानों पर या फिर प्रवेश निषेध होता है। यानी कि ऐसे जो निम्न जाति है तो वो भी लोग हैं, हम भी लोग हैं, वो भी व्यक्ति हैं, हम भी व्यक्ति हैं, तो उनको क्या था, उनको ये समझा जाता था कि वो निम्न जाति से हैं तो उनको अछूत समझा जाता था और उनको गंदा और अशुद्ध समझा जाता था। ना उनको मंदिर में जाने दिया जाता था, ना सार्वजनिक स्थान है ना वहाँ पर उन्हें जाने दिया जाता था।
फिर लिखा है गांधी जी ने लोगों के लिए एक हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, किंतु वर्तमान समय में दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है। दलित का शाब्दिक अर्थ होता है पैरों से कुचला हुआ। हरिजन जो होता है ना, जैसे कि हरिजन क्या होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, जैसे परमात्मा की पूजा करते हैं हम, हमारे आत्मा वो परमात्मा है, भगवान है, हम उनसे उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही जो गांधी थे, गांधी जी ने ये कहा था कि जो वो दलित वर्ग हैं या फिर जो वो हैं, दलित शब्द का अर्थ उन्होंने पैरों से कुचला हुआ माना था। और उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। और हरिजन क्या होता है? हरिजन का अर्थ होता है परमात्मा के बच्चे। हम परमात्मा के बच्चे हैं और उनको ही मना किया जाता है कि मंदिर और सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा गांधी जी ने कहा था। भारतीय संविधान 1955 के अनुसार जातीय अस्पृश्यता का प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर जब क्या था कि भारतीय संविधान, हमारा संविधान लिखा गया, तो संविधान में क्या हुआ था? संविधान में क्या हुआ था कि 1955 में के अनुसार जो ये छुआछूत था उसको निषेध कर दिया गया था, ये सब हटा दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। संविधान के अकॉर्डिंग में बताया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, छुआछूत कुछ नहीं होता। अब इसके पढ़ते हैं अस्पृश्यता के आयाम। अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर, शोषण, दलित। मतलब कि बहिष्कार किया जाना, अपवर्जन करना, उनका अनादर करना, शोषण करना, दलित वर्ग जो थे ये सब। ठीक है, अब पढ़ते जातियों व जनजातियों के प्रति। जाति और जनजाति मिटाने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदम। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए राज्यों में केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण, अस्पृश्यता अपराध 1955। मतलब कि जो अनुसूचित जाति है यानी कि एसटी जो है, एससी है, जनजाति के लिए राज्य में केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षण दिया जाने लगा उन्हें। सरकारी जो नौकरी है उसमें भी आरक्षण दिया जाने लगा। और जो अस्पृश्य अपराध, वो जो अपराध था उसको 1955 में जो था समाप्त कर दिया गया था कि छुआछूत कुछ नहीं होता। अस्पृश्य के प्रयोग में से भ्रम बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से उससे संबंधित मामले के कारण उत्पन्न किसी प्रकार से निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, इस अनटचेबिलिटी ऑफिशियंस एक्ट 1955 बनाया गया था। इस अधिनियम 1 जून 1955 में प्रभावी हुआ था। इसी अधिनियम के द्वारा संविधान में 1955 में बताया गया है कि अस्पृश्यता कुछ नहीं होता, ये छुआछूत कुछ नहीं होता, इसको हटा दिया गया था। ठीक है, इस संविधान के अकॉर्डिंग जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850, अनुसूचित जाति व जनजाति अस्पृश्यता अनुमूलन कानून 1969, उचित शैक्षणिक स्थानों के 93 संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना। इसमें बताया गया कि जाति जो जनजाति उसके प्रति जो मिटाने के जो भी उठाए गए जो भी कदम थे वो सब बताया गया है कि जो सरकारी नौकरी उसका आरक्षण दिया जाने लगा। जो अनुसूचित जो जनजाति ST SC OBC हैं उनको भी आरक्षण दिया जाने लगा। और जो 1955 में जो अधिनियम में बताया गया अस्पृश्यता उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और जो अधिनियम बनाए गए जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, ये सब बताया गया इसमें। अब जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसे कि ओबीसी क्या है? सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसमें सेवा करने वाले शिल्पी यानी कि कारीगर जातियों के लोग शामिल होते हैं। ओबीसी मतलब कि जो भी लोग कार्य कर रहे, कारीगर हैं या फिर कोई भी शिल्पी हैं, वो सेवा कर रहे हैं। ठीक, इसमें वो वाली जाति आ जाती है पिछड़े वर्ग के, अन्य पिछड़े वर्ग की जाति है। इन वर्गों की प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक, शिक्षा, सामाजिक दृष्टि से इनका पिछड़ावन है। वह वर्ग ना तो अगड़ी जाति में आते हैं ना ही पिछड़ी जाति में। जो ओबीसी होते हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग जाति में होते हैं, जैसे कि SC OBC EWS ये सब हो गया। और ओबीसी में क्या आता है कि जैसे ना तो ये आगे वाली जाति में आती ना पिछड़े वाली जाति में आती, तो बीच में ही रहती है, तो अन्य पिछड़े वर्ग की जाति हो गई। ठीक है, काका साहब का लेकर के अक्षरता में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो जो काका साहब
कालेकर की अध्यक्षता से सबसे पहले पिछड़े वर्ग जो आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1953 में सरकार को सौंप दी थी। जो भी पिछड़े वर्ग के लोग तो उनके लिए कदम उठाया था किसने? काका साहब ने। ठीक है, अब इसमें हम जो वो पढ़ेंगे जो कि जातियां हैं, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जितनी भी हैं, किस किस के लिए क्या क्या कदम उठाए थे और फिर उनके लिए क्या क्या नियम निर्धारित किए गए थे और क्या क्या आरक्षण दिए जाने लग गए थे वहाँ पे। अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर 1970 के दशक में आखिरी वर्षों में तब फिर से उठा खड़ा हुआ जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने शासन की भागदौड़ में संभाली। उस समय बीपी मंडल के अध्यक्षता का दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया। जब क्या हुआ था कि 1970 के दशक में आखिरी वर्ष जब चल रहा था तो जब क्या हुआ था, आपातकाल लग गया था। आपातकाल लगने के बाद जनता पार्टी थी, जनता पार्टी का आपातकाल लगने के बाद फिर जनता पार्टी के भागदौड़ के संभाली में जो बीपी मंडल थे वहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त कर दिया। ठीक है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त कर दिया तो मंडल आयोग गठन किया गया। कब किया गया? जब दूसरा आयोग नियुक्त किया गया बीपी मंडल ने, और कब किया गया? 1979 में। लेकिन फिर भी यह 1990 में केंद्र सरकार में मंडल आयोग की 10 साल पुरानी रिपोर्ट को फिर से शुरू करने के लिए निर्णय लिया और तब जाकर अन्य पिछड़ा वर्ग का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख विषय बन गया। यानी कि जब आपातकाल लग गया, जब ये थी हमारी क्या बोलते पिछड़ा वर्ग, तो राष्ट्रीय राजनीति के एक प्रमुख विषय बन गया था ये। तो इस प्रकार 1893 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम द्वारा स्थायी रूप से गठित किया गया कि जिसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति की गई राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसी के द्वारा ये फिर जो था हमारा आयोग में। जहाँ तक ये टॉपिक पूछा जाएगा तो बता देना, नहीं तो वैसे तो इम्पोर्टेंट है पर पूछ लेना एक बार। भारत में जनजातीय जीवन भारतीय संविधान के अनुसार निर्धनता, शक्तिहीन, सामाजिक स्तर से काफ़ी पिछड़ गए ऐसे सामाजिक समूह जिन्हें जनजाति कहा जाता है। जनजातियों को वनवासी और आदिवासी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इन्हें भारत का मूल निवासी भी माना जाता है। जनजातीय जीवन वही होते हैं जो पहाड़ों जंगलों में रहते हैं और वो पिछड़े वर्ग कहा जाता है उन्हें। सामाजिक समूह जिन्हें समाज के समूह में आके रहते हैं। जनजाति को वनवासी और आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इन्हें भारत में मूल निवासी भी कहा जाता है जनजाति को। जनजातीय समुदाय की स्थिति क्या थी? जनजातीय जो समुदाय थे उनकी स्थिति क्या थी कि औपनिवेशवाद काल में जनजातीय समुदाय की स्थिति, स्वतंत्र के बाद जनजातीय समुदाय की स्थिति और 1990 के दशक के बाद जनजातीय समुदाय की स्थिति। तीन तरह की, जब अंग्रेज के काल में जनजातियों की क्या स्थिति थी, जब स्वतंत्र हो गए जब जनजातियों की स्थिति क्या थी, और 1990 के दशक के बाद जनजातीय के समुदाय की क्या स्थिति। ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है। स्त्रियों के अधिकार और उनकी स्थितियों के लिए सुधार आंदोलन, जो स्त्रियों के अधिकार इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक चार्ट है उसके, जो सुधार आंदोलन किसने स्त्रियों के बारे में बोला था वो पढ़ेंगे। वो ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, ये तो हर बार में पूछा ही जाता है। स्त्रियों के अधिकार, स्त्री पुरुष में असमानता, सामाजिक की प्रकृति की जो स्त्री है, स्त्री पुरुष में जो कि असमानता है, उनके साथ समान भेदभाव नहीं है, असमानता सामाजिक है। यदि स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पर असमान है तो क्यों कुछ महिलाएं समाज में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती हैं? दुनिया या देश में ऐसे भी समाज हैं जहां पर परिवारों में महिलाओं की सत्ता चलती है, जैसे कि स्थान पर पहुंच जाती हैं। बल्कि दुनिया में ऐसे भी देश है जहाँ पे सिर्फ महिलाओं की चलती है, पुरुष की नहीं चलती। जैसे उदाहरण के तौर पे केरल के नायर परिवार और मेघालय में खासी जनजाति। यदि महिलाएं जैविक व शारीरिक आधार पर अयोग्य समझी जाती है तो कैसे एक सफलतापूर्वक कृषि और व्यापार को चला पाती हैं? संक्षेप में यह कहना न्याय संगत होता है कि स्त्री पुरुष के बीच में समानता होगा कि स्त्री पुरुष के बीच में समानता के निर्धारण में जैविक प्रकृति या फिर शारीरिक तत्व की को भूमिका नहीं है। ये भी जो भी स्त्रियों को कि वो इतना अच्छा, कहीं स्त्रियों को उच्च अवसर मिलता है, उच्च समानता मिलती है, कहीं पे स्त्रियों को समानता नहीं मिलती है। तो उसके बारे में यही बताया गया कि स्त्री को कहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। जैसे कि केरल के नायर परिवार में और मेघालय की खासी जनजाति में यहाँ पर उच्च स्थान दिया गया है स्त्रियों को।
अब हम ये बताते हैं कि स्त्रियों के बारे में जो समाज सुधार आंदोलन बनाए गए थे, महिला आंदोलन, वो किस किस ने क्या क्या बोला है स्त्रियों के बारे में। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने, ये ब्राह्मण समाज से थे 1828 में। इन्होंने जो सती प्रथा था, सती प्रथा का अंत किया था कि जो भी जिस जिस स्त्री का जो पति होता है वो मर जाता है और फिर उसको जला दिया जाता था, उसको अंत कर दिया, उसे सती प्रथा कहा जाता है। ठीक है, किसने किया? राजा राम मोहन रॉय ने करा। स्वामी विवेकानंद कौन थे? रामकृष्ण मिशन थे। 1899 में इन्होंने क्या क्या बताया था स्त्रियों के बारे में? सामाजिक सेवा, बाल पीड़ितों को सहायता, शिक्षा, चिकित्सा, अनाथालय, स्कूल व कॉलेज में बनवाए। मतलब कि सामाजिक सेवा भी दी जानी चाहिए, समाज में स्त्रियों को समाज सेवा, बाल पीड़ित नहीं किए जाने चाहिए, उनकी सहायता, शिक्षा दी जानी चाहिए, चिकित्सा यानी कि डॉक्टर द्वारा, और अनाथालय और स्कूल व कॉलेज के वनवास भी इन्होंने चलवाए। अब महादेव गोविंद रानडे ने क्या किया? जो विधवा पुनर्विवाह थे उनका अभियान चलाया गया। जो विधवा महिलाएं हैं उनका जो दोबारा से विवाह किया जाए, पुनर्विवाह, उसका अभियान कराया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? आर्य समाज से थी ये, और इन्होंने जाति प्रथा, जो भेदभाव थे उनको दूर करा। जो भी जात पात ऊंच नीच जो भी था, जो भी भेदभाव थे, इसको दूर करा इन्होंने। और ज्योतिबा फुले कौन थी? इन्होंने क्या था? सत्यशोधक समाज 24 दिसंबर 1873 में सामाजिक असमानता और लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन करा था। ज्योतिबा फुले ने अपने स्त्री जो थी, उन्होंने अपने स्कूल भी खोला था बच्चों के, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए तो स्कूल भी खोला था, और इन्होंने लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन भी छेड़ा। ओके, आई होप आपको समझ में होगा। थैंक यू सो मच दिस वीडियो। बाय बाय।